मान रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या है, दूसरी चीज़ हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और तीसरी हम थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो रिपीट करेंगे। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हैं वो हमारी साइंस की फील्ड में, नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी साइंस में थ्योरी पढ़ते हैं वो सारी की सारी पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि उन कंसेप्ट्स को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ें तो उसी में से सारे का सारा डाटा हमें मिलेगा और उस डाटा को यूज़ करते हुए हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट इज़ फर्स्ट थिंग। स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपके पास प्रॉब्लम करने के लिए 10 मिनट हैं तो 5 मिनट उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और ये देखने की कोशिश करें कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है, क्या चीज़ पूछी गई है, कौन से टॉपिक से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टॉपिक का पता चल जाए तो आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें हम कौन सा जो फार्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि लाजमी नहीं है कोई भी एक प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से सॉल्व होता हो। तो इसलिए अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें आप डिफरेंट प्रैक्टिस के तौर पे तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकली वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट आप अच्छे तरीके से पढ़ें। स्टेटमेंट से आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले जो कि चीज़ें आपको दी गई हैं और दूसरी चीज़ जो आपने फाइंड करनी है। ये दोनों चीज़ें आपको उस स्टेटमेंट के अंदर से मिलेंगी। जो डाटा उसने आपको दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है और जो चीज़ उसने आपसे पूछी हुई है। तो आप इसको इस तरह हेडिंग्स में डिवाइड कर लें। जो भी डाटा आपको गिवन है आप उसको अच्छे तरीके से लिखें। उसके बाद जो चीज़ उसने आपसे पूछी हुई है उसको यहाँ पे लिखें। ये दोनों चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए। ठीक है। हमारा डाटा हमें ये बताता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन हम कौन सा तरीका उसमें यूज़ करेंगे ये हमारा डिसाइड करेगा डाटा, और डाटा हमें मिलेगा स्टेटमेंट से। इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज कि हम गुजरात से कराची जाना चाहते हैं। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम कि हमें जो लिमिटेड टाइम में है गुजरात से कराची जाना है। अब गुजरात से कराची जाने के देयर आर सो मैनी वेज। आप जहाज़ में भी जा सकते हैं, गाड़ी में भी जा सकते हैं, बाईसाइकिल में भी जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। ऑल आर दी वेज टू रीच एट दी कराची। लेकिन हम कौन सा वे यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है हमारे वसाइल पे। हमारे वसाइल में हमारा फाइनेंशियली सपोर्ट और हमारा टाइम लिमिट हमें बताता है। अगर तो हमारे पास टाइम की कमी है लेकिन अगर हम फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं तो हम जहाज़ को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है लेकिन हमारे पास गाड़ी है और थोड़ा बहुत टाइम भी हमारे पास है तो हम गाड़ी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंशियली इतने चीज़ें नहीं हैं तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास पैसे भी नहीं हैं लेकिन हमारे पास टाइम बहुत खुला है तो हम बाईसाइकिल पे, मोटरसाइकिल पे या पैदल भी एडवेंचर के लिए निकल सकते हैं। तो गुजरात से कराची तक पहुंचने के हमारे पास जो तरीके हैं, जो वेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम कौन सा तरीका यूज़ करेंगे ये हमारे वसाइल पे डिपेंड करता है। सेम इसी तरह जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो आपके वसाइल कौन से हैं जो आपको डाटा में गिवन है। वो डाटा आपको बताएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व करने के बड़े तरीके हैं, लेकिन आप कौन सा तरीका जो है वो यूज़ कर सकते हैं वो आपको आपका डाटा बताएगा। तो आपका जो डाटा है ये आपका वसाइल है जो आपको बताएगा कि आपने किस तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब कभी भी आपको प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है तो आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से डाटा और जो चीज़ फाइंड करनी है वो निकालेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगी कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस टॉपिक में से आया है। तो आपके लिए डिसाइड करना ईजी होगा कि मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, और उस फार्मूला को बाद में हम प्रॉपर वैल्यूज़ लगा के जो प्लस एंड माइनस हमने करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, वो करते हुए हम उसमें कैलकुलेशन करेंगे और एट द एंड
जो हमारा रिजल्ट है उसको निकालेंगे। सो दिस इज़ अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो इस तरह से आप उसको हेडिंग्स बना के अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने उसकी स्टेटमेंट को लिखा है। तो जो स्टेप आपको बताए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, स्टेप बाय स्टेप उसको एज इट इज़ जो है वो साथ साथ चलाइएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट को हमने ध्यान से देखना है। तो अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो लिखा हुआ है इफ़ टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चली कि इस केस में हमारे पास दो मैसेज होंगे, एक है M1 और एक है M2। दूसरा स्टेटमेंट में उसने बड़े वाज़ह तौर पे हमें बताया कि वो दोनों इनिशियली एट रेस्ट थे। रेस्ट का मतलब है वो मूव नहीं कर रहे थे, तो इनिशियल स्पीड जो उनकी थी वो दोनों की क्या है, ज़ीरो है। सो वेलोसिटी ऑफ M1 बिफोर रिलीज V1 भी ज़ीरो है और V2 भी क्या है, ज़ीरो है। दोनों बॉडी जो हैं, दोनों मैसेज वो इनिशियली क्या हैं, रेस्ट पे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर स्प्रिंग रिलीज। तो इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट से हमें जो इमेज मिला है वो ये है कि हमारे पास दो मैसेज हैं, एक है M1 एक है M2, और उसको हमने स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है। अब जब वो स्प्रिंग के साथ बंधे हुए हैं तो इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं, मतलब इसकी स्पीड भी V1 ज़ीरो है, इसकी स्पीड भी, दोनों रेस्ट पे हैं तो ज़ीरो है। लेकिन अगर हम स्प्रिंग को रिलीज़ करते हैं, अगर ये स्प्रिंग रिलीज़ होगा तो जाहिर सी बात है अगर हम इमेजिन भी करें स्प्रिंग को रिलीज़ करें तो दोनों मैसेज जो हैं वो मूव करेंगे। ये वाला स्प्रिंग इस तरफ, ये वाला मैस इस तरफ आएगा और वो वाला मैस उस तरफ जाएगा किसी ना किसी स्पीड से। उस स्पीड को हम बोल देते हैं V1 डैश और इसकी स्पीड को बोल देते हैं V2 डैश। ये डैश का साइन लगाने का मकसद है कि हम इसको इनिशियल वेलोसिटी से कोई ना कोई ये डिफरेंट होंगे, तो डिफरेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर डैश लगा दी। तो अब रिलीज़ करने के बाद इन दोनों वेलोसिटीज़ की रेशियो क्या होगी, उसने पूछा कि रिलीज़ करने के बाद उनकी वेलोसिटी की जो रेशियो है वो क्या होगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ बोथ मैस वेलोसिटी आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। सो V1 डैश और V2 डैश इनकी रेशियो हमने फाइंड करनी है। सो दैट इज़ द पॉइंट जो हमने फाइंड करना है। तो अगर हम ये पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से देखा, हमारे पास डाटा में दो चीज़ें आ गई, जो चीज़ें हमें दी हुई हैं और जो चीज़ें हमसे पूछी हुई हैं। तो अगर आप इस पूरे के पूरे सिनारियो को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है ये हमारा कुछ कम मोमेंटम से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे पास शुरू में वेलोसिटी ज़ीरो हैं, रिलीज़ करने के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगा तो मोमेंटम आएगा। इनिशियल और आफ्टर दोनों का मोमेंटम जो है वो डिफरेंट है। तो हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें, हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमें ये कहता है कि इन दोनों मैसेज का जो रिलीज़ करने से पहले मोमेंटम होगा ना, टोटल मोमेंटम बिफोर रिलीजिंग विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीजिंग। तो ये बात तो पक्की है कि जब भी हम इसको जो रिलीज़ कर रहे हैं तो टोटल मोमेंटम जो पहले होगा वो टोटल मोमेंटम आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो वी कैन यूज बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो हमें क्या बताता है कि M1 V1 प्लस M2 V2 विल बी इक्वल टू दी M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। V1 और V2 वेलोसिटीज़ हैं इनिशियली जो हमारे पास V1 डैश और V2 डैश हैं वो उन दोनों मैसेज की वेलोसिटी है आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग। ओके, सो हमें स्टेटमेंट में उसने बताया हुआ है एज बोथ मैसेज वर इनिशियली एट रेस्ट। तो इसका मतलब है V1 और V2 दोनों की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। V1 डैश और V2 डैश की हमने रेशियो को फाइंड आउट करना है। सो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो ये वाला सारे का सारा फैक्टर हमारा ज़ीरो हो गया, आ गया M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ओके, सो अब ये वाला जो फैक्टर है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, या ये वाला, और यहाँ पे आके हमारे पास ये माइनस हो जाएगा। और अब हमने फाइंड क्या करना है, दोनों की रेशियो V1 डैश और V2 डैश की हमने क्या फाइंड करनी थी, रेशियो फाइंड करनी थी। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया है कि V1 डैश और V2 डैश जो है वो किसके इक्वल होगी, बेशक ये माइनस साइन यहाँ से बेशक यहाँ पे ले आए। अब ये जो हमारे पास फैक्टर है V1 डैश और V2 डैश की रेशियो किसके इक्वल होगी, रेशियो ऑफ देयर मैसेज। रेशियो हम मैथमेटिक्स में हमेशा शो करते हैं चेंज के लिए, कि उनकी वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, ये किसके इक्वल है, उनके मैसेज की रेशियो पे, कि जिस हिसाब के दोनों मैसेज हैं उसी हिसाब से उनकी जो स्पीड है वो चेंज होगी। सो दैट इज़ द आंसर।
अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है इस आंसर में? नेगेटिव साइन शोज दैट बोथ मैसेज विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जब इस स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो M1 और M2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये हमारी डेली रूटीन लाइफ में हम देख भी सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं कि ये वाला M1 इधर आएगा तो M2 जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इस तरह से हम सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ध्यान से पहले इसको देखें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का हमें पता है मैस स्टेटमेंट में वैसे गिवन भी है कि 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है। सो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक मैस 1 है, उसका मैस हमने लिख लिया। सो ये इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है? एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद दिस स्पीड, तो हमने उसकी स्पीड लिख ली कि ये इतनी स्पीड है। अंडरगोज कोलिजन ऑन हाइड्रोजन एटम। एक दूसरा मैस अब हमारे पास आ गया, वो किसका है? हाइड्रोजन एटम का। उसका मैस भी गिवन है तो मैस लिख लिया। विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। उसने हमें स्टेटमेंट में बताया है कि जो हाइड्रोजन एटम है ये इनिशियली रेस्ट पे है, मतलब मूव नहीं कर रहा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो क्या है? 0 है। ओके, सो अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी इलास्टिक एंड अ मोशन टू बी along a straight line, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इस सारे के सारे सिनेरियो में हमने करना क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन को हमने M1 बोल दिया और हाइड्रोजन को हमने M2 बोल दिया। अब हाइड्रोजन जो है ये इनिशियली एट रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0, मूव नहीं कर रहा, इसकी वेलोसिटी हमने 0 लिख दी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहा था विद वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा M1 है, तो इसकी इनिशियल स्पीड को हम बोलेंगे V1, और V1 की हमने स्पीड ये लिख दी। अब लेट्स सपोज इनके दरमियान ये मूव करता करता उसके साथ उसको जाके टकराया। हाइड्रोजन एटम हमारा शरीफ बंदा है, वो आराम से खड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ गया और उसके जाके उसने कोलाइड किया। अब उसने हमें स्टेटमेंट में बोला है कि आप अज्यूम करें कि हमारे पास ये जो कोलिजन हुआ है ना, ये प्योरली इलास्टिक हुआ है। सो अगर ये कोलिजन इलास्टिक हुआ है तो डेफिनेटली टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन दूसरी सिमत में जाके गिरेगा। हाइड्रोजन जो है वो जो पहले बड़े आराम से खड़ा था, रेस्ट पे था, उसको भी पुश मिलेगा और वो धक्का लगेगा और वो आगे की तरफ किसी ना किसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा। पहले वो रेस्ट पे था, लेकिन जब ये इससे टकराएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो एटम है वो आगे की तरफ मूव करेगा विद पर्टिकुलर स्पीड, और उस स्पीड को हम बोलेंगे V2। अब हमने फाइंड करना है कि जब इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से जाके हाइड्रोजन के एटम से टकराएगा तो टकराने के बाद हाइड्रोजन एटम को कितनी वेलोसिटी मिलेगी। सो हमने फाइंड करना है V2। अब जब V2 हमने फाइंड करना है तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, अब उसने स्टेटमेंट में भी बताया कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में, तो वो भी उसने आगे बता दिया कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। स्ट्रेट लाइन से मुराद है कि 1 डायमेंशन में। तो प्योरली उसने आपको स्टेटमेंट में बताया है कि ये टॉपिक कौन सा है हमारा? इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। और उस टॉपिक में हमने देखा था V1 के लिए भी हमने एक वैल्यू निकाली थी और V2 के लिए भी हमने एक वैल्यू निकाली थी। तो अब क्योंकि हमने V2 फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला उसका ये सारी की सारी वैल्यू मौजूद है। हम सिंपल इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, सो ये सारे की सारी वैल्यू है V2 की। अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें डाटा में दी है वो ये बताया कि V2 जो है वो 0 है। तो जब V2 को हम 0 पुट करेंगे तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। ओके, सो ये 0 जब इसमें ऐड होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिंपली हमने करना क्या है? M1, V1, M2, M1 की सारी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो M1 क्या है? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गिवन है। V1 की वैल्यू ये गिवन है। M1 अगेन वही वैल्यू, और M2 जो है ये वैल्यू। अब एक सिंपल तरीका तो ये है कि सारी की सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर दें एक स्टेप में, लेकिन वो एक प्रॉपर वे नहीं है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करें। सबसे पहले तरीकाकार ये है कि जितनी भी पावर से बगैर वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लिख लें और जितनी पावर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा लिख लें। सो ये 2, 9.1 और 2 ये इकट्ठा मल्टीप्लाई होंगे, और 10⁻³ और 10⁻⁷ क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी बेसिस मल्टीप्लाई हों तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। अब नीचे एक और आप काम कर सकते हैं, इन दोनों में से 10⁻27 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 9.1। अब क्योंकि ये 10⁻31 था, हमने कॉमन क्या लिया? 10⁻27, तो इसके साथ क्या आएगा? 10⁻4। ठीक है,
क्योंकि अगर दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -27 प्लस -4 अगेन -31 बन जाएगा। अब इसको कॉमन लेने का मकसद ये है कि अगर आप ये डायरेक्ट करने जाएंगे तो अक्सर बच्चे इसको गलत सॉल्व करते हैं, इसलिए इसका इजी वे ये है कि आप इसमें से एक टर्म को कॉमन ले लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, ऊपर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, -31 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये कॉमन आया हुआ है, और 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4 को साइंटिफिक फॉर्म से जब हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे तो हम इसको एज इट इज़ इस तरह लिख सकते हैं। अब ये दोनों जब टर्म ऐड होंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे इस टर्म को डिवाइड करेंगे, सिर्फ इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.784, और ये वाली वैल्यू नीचे -27 है, जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, दोनों बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब जब ये दोनों पावर ऐड होंगी तो ये आ जाएगा 10⁻3। सो हम इसको अगर डेसिमल को एक पॉइंट मजीद पीछे मूव करें तो 10⁻4 हो जाएगा। ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, ये भी अगर आपने लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास V2 डैश की वैल्यू ये आ गई। लास्ट पे हम रिजल्ट ये लिखेंगे कि आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन एटम विल मूव विद द स्पीड ऑफ 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, कि वो हाइड्रोजन एटम जो पहले रेस्ट पे था, अगर एक इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से आके उसको कोलाइड करेगा और वो कोलिजन इलास्टिक होगा और इन वन डायमेंशन होगा, तो उस कोलिजन के बाद वो जो हाइड्रोजन एटम है वो इस स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा। सो आज के लास्ट का जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं वो है कि हमारे पास एक फुटबॉल है। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल टू थ्रोन अ 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली दो प्लेयर हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब इस प्लेयर ने इस बॉल को जो है वो हिट किया है, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और वो दूसरे तक जो दूसरा प्लेयर वहाँ पे खड़ा है वो उससे खड़ा है 40 मीटर दूर। अब वो पूछ आपसे ये रहा है कि ये फुटबॉलर जो है कितनी स्पीड से इस फुटबॉल को किक करे कि वो 40 मीटर दूर खड़े प्लेयर तक वो जो बॉल है वो पहुंच जाए, वो जो पास है वो उसको कन्वे हो जाए। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करनी है, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल। सो सबसे पहले उसने हमें बताया कि जो एंगल बना रहा है बॉल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो है 30 डिग्री टू थ्रोन अ 40 मीटर पास। वो जो दूसरा प्लेयर है कितनी दूर इससे खड़ा हुआ है, 40 मीटर। मतलब इसमें जो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो हमें पता है क्या होती है, रेंज, वो कितनी है 40 मीटर। और हमने फाइंड क्या करनी है, इनिशियल स्पीड, दैट इज़ VI फाइंड करनी है। तो टॉपिक को दे के बड़े अच्छे तरीके से हमें अंडरस्टैंड हो गया कि ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाला जो हमारे पास फार्मूला है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या था, R = VI² sin 2θ/g। यहाँ से हमने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, VI की। तो जब भी जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हम उसको इक्वेशन की एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे। सो ये G इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये sin 2θ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। रेंज की वैल्यू हमारे पास है 40, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये 9.8 होता है, sin 2 × θ की वैल्यू है 30, जो कि क्या हो जाएगी sin 60। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 392 आ जाएगा। sin 60 हमारे पास होता है 0.866, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 452.65 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये हमारे पास वैल्यू आ रही है VI² की, हमें VI² नहीं चाहिए, हमें सिंपल क्या चाहिए, VI चाहिए। तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, और जब भी मैथमेटिक्स में एक काम इक्वेशन की एक साइड पे करते हैं तो फिर दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा, दोनों साइड पे हम स्केयर रूट लेंगे। सो इसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा VI, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, VI विल बी इक्वल टू 21.27 मीटर पर सेकेंड। सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्पीड बनेगी वो 21.27 है। इसका मतलब है कि इस बॉल को, इस फुटबॉलर को, जो दूसरे फुटबॉलर जो उससे 40 मीटर दूर खड़ा है उस तक बॉल पहुंचाने के लिए इनिशियल स्पीड उसको मिनिमम कितनी देनी पड़ेगी, 21.27 मीटर पर सेकेंड। अगर इससे कम देगा तो बॉल पीछे ही रह जाएगा, इससे ज़्यादा स्पीड देगा तो बॉल इससे भी आगे निकल जाएगा। तो इतना पास 40 मीटर दूर पास देने के लिए उसको स्पीड जो है वो 21.27 देनी पड़ेगी।
सो आज के लेक्चर में मेनली आपने देखा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको सॉल्व करने का एक जो प्रॉपर तरीका है जो बोर्ड में अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए प्रेजेंटेशन के हवाले से भी और मार्क्स के हवाले से भी अच्छा रहेगा। वो ये एक प्रॉपर वे है जो कि करने में भी ईजी है। अगर आप इन हेडिंग्स को फॉलो करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको मेनली उसकी स्टेटमेंट को समझ रहे हैं तो अपने तरीके से भी आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम की एग्जांपल जो है ये प्रैक्टिस हमने की है। सो मेनली प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितनी भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं साइंस में, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, उनका मेन मकसद ही ये है कि किस तरह उनको यूज़ करके, उन कंसेप्ट को यूज़ करके हम डेली रूटीन लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसका बोर्ड के पैटर्न के हवाले से आपको कौन सा जो एक प्रॉपर वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो मैंने आपको बताया, और हमने कुछ जो है एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। थैंक यू।